प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं बैलून फोड़ के। ओहो मजाक, थोड़ा सा बचपना हरकत हम करते रहते हैं, ठीक है। तो कैसे हैं आप सभी, ठीक ही तो होंगे भाई। इस वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सर जी, तो पहले कलम सेलेक्ट कर लीजिए। बिहार बोर्ड है ना, क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2016 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी जो बच्चे बोर्ड एग्जाम 2016 में एग्जाम दिए थे और उसके सामने जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं प्यारे बच्चों। इससे पीछे मैंने 2015 के क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन किया था। और प्यारे बच्चों आपने अक्सर सुना होगा कि आप ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करो, पिछले 10 साल के, पिछले 6 साल के, पिछले 7 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करो। प्यारे बच्चों कहते तो सब है लेकिन कराते नहीं हैं। लेकिन मैं मेहनत करके प्यारे बच्चों 2015 से लेकर के आगे जहां तक जाए, अभी फिलहाल 2024 तक मैं आपको कराऊंगा। और प्यारे बच्चों आगे जैसे 2025 आएगा तो वो भी मैं करा करके ऐड कर दूंगा। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, सारे चीज आपको एकदम कंसेप्ट के साथ प्यारे बच्चों मिलेंगे। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि प्यारे बच्चों अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आपको 95% आपको प्लस आने से कोई नहीं रोक सकता, इस बात को ध्यान रखना। तो चलिए बच्चा जी शुरू करते हैं, मेरे लॉलीपॉप, मेरे हीरो, मेरे प्यारे जो भी हम ये सब बोलते रहते, हाँ तो मेरे हीरो, हाँ तो मेरे लॉलीपॉप, ये सब मेरा लैंग्वेज है, बोलने का तरीका है, प्यार से बोलते हैं, कभी कभी बउआ बोलते हैं, है ना। तो ऐसा चलता रहता है। क्वेश्चन में देखिए ये क्या कहता है, ये बड़ा सिंपल है। अरे हमें नहीं तकलीफ तो कुछ और हमरा ढलकल है, मतलब कि कैमरावा बहुत बदमाशी कर रहा है, भूख भाग कर रहा है ऋतुरी के। कैमरामैन फोकस लॉक, मैंने फोकस लॉक कर दिया, ठीक है। बुआ जी ये बताइए, कहे कि एक रैखिक समीकरण का घात होगा। प्यारे बच्चों एक घात वाले समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं। तो रैखिक समीकरण का घात 1 होगा, इस बात को आप लोग भली भांति जानते होंगे, ठीक है। घात 1 वाले समीकरण को रैखिक समीकरण, घात 2 वाले समीकरण को द्विघात समीकरण और घात 3 वाले समीकरण को त्रिघात समीकरण ऐसे कहते हैं। इसी तरीके से घात 1 वाले बहुपद को रैखिक बहुपद, घात 2 वाले बहुपद को द्विघात बहुपद, घात 3 वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद, इस तरीके से बोलते रहते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। रैखिक समीकरण की बात आ रही है तो रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर, सॉरी रैखिक समीकरण, अभी तो मैं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप बता रहा था। तो रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ऐसे कह सकते हैं कि ए एक्स प्लस के बी बराबर 0, ये रैखिक समीकरण का व्यापक रूप हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत प्यारे बच्चों, आपने इसको बेहतरीन तरीके से समझ लिया। अब हम क्या करते हैं, अगला प्रश्न हम सॉल्व करते हैं, यानी नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 2 क्या कहता है, 10 पाई/2 का मान होगा। भाई 10 पाई/2 का मान होगा ऐसा कहा जा रहा है, सॉल्व कर दो ना। 10 है तो 10 लिखो, पाई का मान होता है 180 डिग्री, बट्टा में 2 पटक दो। मेरे भाई हम 10 है तो 10 लिखेंगे, 180 में 2 से भाग देंगे तो 90 डिग्री होगा। सबको पता है कि 10 90 डिग्री का मान क्या होता है, तो अपरिभाषित होता है प्यारे बच्चों, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन से पूछे गए थे 2016 में। आइए प्रश्न क्रमांक 3 को सॉल्व करते हैं। बिंदु 4, -3 किस चतुर्थांश में है। बिंदु 4, -3 जो है वो किस चतुर्थांश में, ये आपसे पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत नहीं, आइए हम सॉल्व करते हैं। आपको पता है चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट बना लो। ये हमारे पास x, इधर हमारे पास x ऋणात्मक, ऊपर हमारे पास y, नीचे हमारे पास y ऋणात्मक। इधर जो होगा सब प्लस का तो प्लस और ऊपर सब प्लस, तो प्लस प्लस से शुरुआत हुई फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये प्रथम क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट है बुआ जी, ठीक है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। अब देखो इधर क्या होता है माइनस और इधर क्या होता है प्लस, ठीक है। तो माइनस प्लस, इधर माइनस कॉमा माइनस, इधर क्या होता है बउआ जी, तो इधर होता है पहले प्लस और उसके बाद माइनस, ठीक है। ये आपने देखा, तो प्लस माइनस कहाँ है, देखो ये
4 और -3 है तो आगे प्लस छिपा रहता है, यानी प्लस और माइनस लेना है। चिन्ह से कोनो मतलब नहीं रहता है हमको, तो सॉरी संख्या से कोनो मतलब नहीं रहता, हमको चिन्ह से मतलब रहता है। तो अगर ये 4, -3 दिया है तो 4 के आगे भूत प्रेत की तरफ प्लस छिपा रहता है, तो प्लस और इधर हो गया माइनस। प्लस माइनस किस चतुर्थांश में? प्लस माइनस हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसका मतलब हो गया चतुर्थ चतुर्थांश। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आपने समझ लिया प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है चौथा, वृत्त के केंद्र पर बना कोण। कोई भी अगर सर्कल होता है उसके केंद्र पर पूछे कि कितना डिग्री का कोण बनता है, तो याद रखिएगा 360 डिग्री का कोण बनता है। वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण? तो 360 डिग्री का कोण बनता है बुआ जी। पांचवा प्रश्न ये है कि 3,5 2 2 इतना इतना का बहुलक होगा, जो ज्यादा बार रिपीट होगा वही बहुलक। 5 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 बार 5 रिपीट है, यानी ज्यादा बार रिपीट 5 आ रहा है, इसका मतलब बहुलक हमारे पास 5 होगा। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत समझ में आ रही है ना बात? तो दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। शेयर कैसे कीजिएगा? एप्लीकेशन पे रहेगा तो शेयर नहीं कीजिएगा, यूट्यूब पे रहेगा तो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है बुआ जी, है ना। आप लोग, हम आपके लिए मेहनत करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एप्लीकेशन पे जोड़िए, ठीक है, ताकि हमें भी अलग से एनर्जी मिलेगी कि हाँ और भी बच्चों को नया नया कुछ करके देना चाहिए जो नहीं करता है कोई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बुआ जी, 5वां हो गया। चलिए छठा प्रश्न क्या कहता है, त्रिभुज एबीसी में AB एवं AC के मध्य बिंदु D एवं E इस प्रकार है कि D समांतर BC तथा BC बराबर 8 सेंटीमीटर, तब DE का मान होगा। कोई दिक्कत नहीं, बड़ा सिंपल है प्यारे बच्चों। आप क्या कीजिए, सबसे पहली बात है कि त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC बना लीजिए। तो हमने यहाँ पे त्रिभुज ABC बना लिया, कोई दिक्कत? A, उसके बाद B, उसके बाद C मैंने मान लिया। उसके बाद D समांतर BC, यानी BC ये है तो यहाँ पे DE रख लो, ये हो गया DE समांतर BC। ओके, अब D समांतर BC है तथा BC बराबर 8 सेंटीमीटर, तो BC हमने कर दिया 8 सेंटीमीटर, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। तो DE का मान ज्ञात कीजिए, मतलब ये DE ये आपको ज्ञात करके बताना है, कोई दिक्कत नहीं। आपको परिमेय तो पता ही होगा कंसेप्ट कि अगर DE समांतर BC है, इसमें गौर कीजिए दो त्रिभुज है, एक तो त्रिभुज ADE है और दूसरा त्रिभुज ABC है, दो त्रिभुज है। तो जब दो त्रिभुज आपस में अगर समरूप होते हैं तो अगर या ऐसे कहे कि D समांतर BC दिए गए हैं तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होते हैं। संगत भुजाओं का अनुपात अगर दोनों को अलग करेंगे, ये त्रिभुज मान लो कि A हो गया, ये D हो गया और ये E हो गया, और एक बड़ा त्रिभुज है उसका नाम क्या है, A हो गया, उसके बाद B हो गया और उसके बाद C हो गया। जब बुआ जी आपको पता है कि D समांतर BC है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, मतलब आप कह सकते हैं कि AB के बट्टे में क्या लिख सकते हैं, तो AB के बट्टे में AD लिख सकते हैं, बराबर में BC के बट्टे में, तो BC के बट्टे में आप DE लिख सकते हैं। उसी तरीके से बराबर में AE के बट्टे में, यानी बोले तो AC के बट्टे में आप क्या लिख सकते हैं, AE लिख सकते हैं। तो तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर कर दिया हमने, ठीक है, ये कर सकते हैं, ये कंसेप्ट है। अब बुआ जी देखिए ध्यान से, ये तो मैंने कंसेप्ट लगा के मैंने आपको बता दिया, क्या क्या बताया कि भाई AB के बट्टे में AD हो जाएगा, तो AB के बट्टे में AD, अरे AD लिखो, AD हो जाएगा। उसी तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, BC के बट्टे में D, तो BC के बट्टे में DE हो जाएगा। अरे चलता नहीं है क्या? उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, तो वही AC के बट्टे में AE, तो AC के बट्टे में AE, ये कंसेप्ट है। बुआ जी ये जो त्रिभुज है एक भुजा यानी BC हमारे पास 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर हम ये पूरा AB को मान ले, क्या AB को मान ले कि चलो 1 मान लेते हैं, पूरे को AB को 1 मान लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगा है कि नहीं? तो AB को पूरे को हम 1 मान लेते हैं, है ना। तो चलिए मानते हैं 1। आइए पहले AB है, AB को पूरा को 1 मान लेते हैं, तो AB हमारे पास यानी पूरा A से लेके B तक को 1 मानते हैं, ठीक है। हमने 1 मान लिया, क्या माना, AB को माना AB बराबर 1 हमने मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। जब AB बराबर 1 तो AD का मान, A से लेके B का मान 1 हुआ, तो AD का मान क्या होगा,
तो ए बी का पूरा यानी ए से लेके बी का आधा ही तो नजर आ रहा है, ए डी आधा नजर आ रहा है ना, तो ए डी का मान क्या हो जाएगा, ए बी का आधा हो जाएगा। तो ए बी 1 है तो 1 का आधा कर दो यानी 1/2 कर दो, बराबर में बी सी का मान कितना है, तो बी सी का मान 8 है तो हम लिखेंगे 8 और बट्टे में डीई, डीई का मान कितना है, तो डी का मान आपको ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क लगा दिए ना, तो डी का मान आपको क्या करना है बुआ जी, तो ज्ञात करना है, इस बात को ध्यान रखना। तो ज्ञात कर लेंगे, तो डी है तो डी निकाल दो, रख दो। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, 1 है तो 1 आप ऊपर लिखिए बुआ जी, 1 है तो 1 बट्टा, बट्टा का मतलब भाग है ना, तो भाग को अगर गुना में ले जाएंगे तो ये 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये 1 से 1 कैंसिल और बराबर में हो जाएगा 8 बट्टे में डी सी, ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखो 2 से डी सी में गुना करेंगे तो 2 डी सी अब बराबर में 8 तो 8। अब यहाँ से देखिए बुआ जी क्या करते हैं, 2 से काटो इसको तो 4 दूना 8 हमारे पास हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि डी सी बराबर हमारे पास 4, यही आंसर हो जाएंगे, यही आंसर। तो डी सी बराबर हो जाएंगे हमारे पास 4, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत बुआ जी, ओके। अरे मैंने कहीं गलती नहीं तो कर दिया कि देख लेना, 4 है क्या, हाँ है, तो 4 होगा, 4 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने छठा का देख लिया सी, बहुत सिंपल है, 2 यानी डीसी से 2 में गए तो ये और बराबर में 8 हो गया, तो 2 से 2 4 दूनी 8, तो डीसी का मान आ गया 4। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हुई आपको, नहीं होनी चाहिए बुआ जी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, छठा आपने सॉल्व कर लिया। 7वां प्रश्न क्या कहता है, एक सिक्का को उछालने पर एक चित आने की प्रायिकता होगी। बुआ जी एक सिक्का है, देखो सिक्का में यानी कुल परिणाम, एक सिक्का को उछाला जाता है तो सिक्का में कुल परिणाम क्या होता है, 2 गो, एगो चित एगो पट, है ना। तो कुल परिणाम कितना होगा, एगो चित है ना, एगो पट, मतलब टोटल परिणाम कितना 2 हो गया। अब कह रहा है चित आने की प्रायिकता, चित आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम क्या होता है, जो निकालना होता है, तो अनुकूल परिणाम क्या निकालना, चित, चित कितना बार है, 1 बार है तो 1 ऊपर, और कुल परिणाम मतलब कुल परिणाम कितना 2, तो 2 नीचे रख दो, 1/2 आंसर निकल करके आ जाएंगे। मतलब 1/2 ऑप्शन ए में झलक रहा है, यही हमारे पास आंसर आ जाएंगे। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हुई नहीं हुई बुआ जी। आगे बढ़ते हैं, अब अगला प्रश्न है एपी इतना इतना का सारवंतर। सारवंतर बहुत सिंपल होता है, डी बराबर ज्ञात करना है ना, आगे वाले पद में से पिछला पद घटा दो, यानी 10 में से घटा देंगे 4 को, तो डी बराबर हमारे पास हो जाएंगे 6 4 10 मतलब 6 आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अगला प्रश्न हम देखते हैं 9वां, कहता है 2 समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तब उनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। प्यारे बच्चों जब भी कोई 2 त्रिभुज हो और उसके क्षेत्रफल का अनुपात पूछे, किसके, तो क्षेत्रफल, 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है ना, अनुपात है ना, किसके बराबर होता है, उसके भुजा के वर्ग के बराबर होता है, यानी भुजा के अनुपात, यानी भुजा के अनुपात के बराबर, सॉरी भुजा का जो भी अनुपात दिया गया है उसके वर्ग के बराबर। तो भुजा का अनुपात दिया गया 4:9, तो इसके वर्ग के बराबर हो जाएंगे, इस बात को ध्यान रखना। 4 का वर्ग 16 और अनुपात 9 का वर्ग 81, ये हमारे पास आंसर हो जाएंगे। तो जो जब 2 कोई समरूप त्रिभुज है उसके क्षेत्रफल का अनुपात पूछे क्या होगा, तो उसके भुजा के वर्ग का अनुपात कर देना, ठीक है। 16:81 हमारे पास आंसर, 16:81 है तो बट्टा, अनुपात को बट्टा में लिख जाएंगे तो 16 ऊपर 81 नीचे हो जाएंगे, यानी 16/81 देख लो, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हुई नहीं, अभी तक तो ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बुआ जी, अगला प्रश्न 10वां क्या कहता है, देखो 2016 में जो था ना वो 20 गो ऑब्जेक्टिव पूछा करता था, उसके बाद 2 नंबरिया 10 गो, फिर उसके बाद 10 गो 3 नंबरिया, है ना, तो 20 10 30 10 40, और उसके बाद 5 गो 5 नंबरिया, उसमें भी अथवा लगा के कर देता था, मतलब 47 टोटल क्वेश्चन पूछता था, उसमें अथवा वगैरह लगा देता था, ठीक है। आइए ना देखते हैं क्या वो पूछता है।
1/√3 बराबर होता है तो टेन 30 डिग्री का मान होता है, तो टेन 30 डिग्री का मान ही होता है 1/√3। ये आपने सॉल्व कर लिया बुआ जी। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। 11वां प्रश्न क्या कहता है, इतना इतना में मूलों का योग होगा। मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। बुआ जी ये a का मान है, ये b का मान है, ये c का मान है। ये माइनस तो माइनस, b की वैल्यू क्या है, माइनस के b है, तो माइनस के b रखेंगे, और बटा में a का मान क्या है, a ही है तो a रखेंगे। माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस, यानी प्लस का b और बटा में a, यही हमारे पास आंसर हो जाएंगे, b/a, है ना। चलो ये आपने समझ लिया बेहतरीन तरीके से, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हुई नहीं हुई बुआ जी। अब क्या करते हैं, 11वां सॉल्व कर लिए, अब अगला प्रश्न 12वां प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान होगा, तो ये तो 1 के बराबर होता है, सबको पता ये फॉर्मूला है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है सर जी, तो 1 के बराबर होता है, यानी एक आंसर, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये आपने सॉल्व कर लिया 12वां प्रश्न। आइए बच्चों 13वां प्रश्न सॉल्व करते हैं। किसी धातु के वलय का क्षेत्रफल पाई इंटू आर प्लस आर है, तो डॉट डॉट में क्या भरा जाएगा, तो सीधा भरना, क्या आप क्या भरना, जो भरना वो भरो, ऐसे नहीं होगा। वलय यानी रिंग, किसी धातु के वलय, वलय कैसा बनता है प्यारे बच्चों, वलय कुछ इस प्रकार के, एक वृत्त है तो इसके अंदर भी इस प्रकार के रहेगा, ये वलय होता है। तो वलय जो होता है इसका केंद्र एक ही होता है, ये केंद्र है और यहाँ से ये केंद्र है। तो मेरे भाई ये छोटा वृत्त ऊपर से बड़ा वृत्त है, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या हमारे पास कितना है, ये छोटा आर, और बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर हो जाएगा। ठीक है, हमने आर कर दिया। ओके, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम तो नहीं होगी, हमने इसको समझ लिया। ओके, अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, देखते जाइए, एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। यहां से करना क्या है बुआ जी, देखिए वलय का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, तो ऐसे करो, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वही वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसमें से घटा दीजिए छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बुआ जी, वही पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर हो जाएगा। ठीक है, पाई कॉमन लेंगे बुआ जी, तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये हो गया। पाई इंटू, बुआ जी देखिए ध्यान से, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो एक बार प्लस का एक बार माइनस का, तो ये हो जाएगा आर प्लस में आर, और फिर एक बार माइनस का आर माइनस में आर। क्लियर, यही हमारे पास आंसर निकल करके आ जाएंगे। तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी वलय यानी किसी धातु के वलय का क्षेत्रफल ये पहले से दे रखा है, तो निकला क्या, ये निकला, तो ये इसमें भर देंगे आर माइनस के आर, यही आंसर हो जाएगा, बस सिंपल। क्लियर, यही तो हम आपको समझाना चाह रहे थे, आपने बेहतरीन तरीके से समझ लिया। इसी बात पे हम आइए अगला प्रश्न को देखते हैं, 14वां। भाई मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है, इस बात को याद रखना, भेजा में डाल लीजिए। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0, मूल बिंदु जैसे कि क्वाड्रेंट बनाते हैं, तो ये बीच में क्या होता है, ये मूल बिंदु होता है, और मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं, यानी x भी 0 वहां पे होते हैं और y भी 0 होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। क्लियर, रहने दोनों का मिटा दिए, चलो ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न, इतना इतना का माध्य होगा। प्यारे बच्चों माध्य, तो माध्य बराबर क्या होता है, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो आइए हम क्या करते हैं, माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षणों का योग मतलब इस सभी का योग कर दो, यानी 1 प्लस में 4 और प्लस में x और प्लस में 5 और प्लस में 12। ठीक है, और बट्टा में क्या हो जाएगा, क्या गो संख्या, 1 2 3 4 5, तो 5, और माध्य कितना दे रखा है, 7 दे रखा है, तो बराबर में 7 रख सकते हैं। ठीक है, 4 1 5 5 5 10 10 10 12 22, और बटा में 5 हो जाएंगे, और प्लस में x है तो x रख दीजिए। देखो बुआ जी इसके नीचे एक छिपा है, गुना कर दो x से तो 22, और प्लस में x बराबर में 7 5 35। ठीक है, तो x बराबर में कितना होगा, 35, प्लस के 22 से पक्षांतर किया तो माइनस के 22, x बराबर क्या होगा, 8 हो गया, 22 8 8 5 13, 13 आंसर। ठीक है, यही हमारे पास 13 आंसर हो जाएंगे, मतलब x की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया सर जी, तो 13 आंसर आ गया, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होंगी। आइए
किसी असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है भाई? असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, इस बात को ध्यान रखना। और संभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? तो 1। असंभव घटना की प्रायिकता तो 0। और आपसे कोई पूछे कि संभव घटना की प्रायिकता क्या होती है बुआ जी? तो 1 होती है। और कभी भी प्रायिकता का मान क्या होता है बुआ जी? प्रायिकता का मान क्या होता है? 0 और 1 के बीच। मतलब प्रायिकता का मान कभी भी होगा या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, और उसके बाद 1 से क्या होगा? छोटा होगा या फिर 1 के बराबर होगा। मतलब 0 और 1 के बीच में प्रायिकता का मान होता है कि नहीं? या तो फिर 0 या तो 1। और प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, और कभी भी 1 के ऊपर यानी 2, 3, 4 ये सब नहीं हो सकता है प्रायिकता का मान। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया। आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न क्या कहता है? किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई होगी। सिंपल सी बात है, किसी बाह्य बिंदु, मान लो ये वृत्त है और किसी बाहरी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होती है? तो ये दोनों बराबर होती है। क्या होती है बुआ जी? तो बराबर। आंसर टॉप देना, बराबर। किसी प्रकार की प्रॉब्लम हुई? नहीं दिक्कत हुई। एकदम फैक्ट टू फैक्ट हम आपसे बात कर रहे हैं, चिंता करने की कोनो बात नहीं। हाउअट खुजली परेशानी हो रही है क्लास को देख करके, तो डॉक्टर से इलाज ले ली, मतलब डॉक्टर से दवाई ले लीजिए। कहिए कि पंकज सर की क्लास किए हैं उसमें खुजली हो गया है, 2 थप्पड़ मारेगा, कहेगा कि जाओ फिर से क्लास करो, मतलब रिवीजन कर लो, दोबारा देखो, वो खुजली दूर हो जाएगा। ठीक है। अब नहीं समझ में आएगा तब ना माथा उता खुज जाएगा, आज समझ में आ जाएगा तो कैसे माथा खुज जाएगा। 18 क्या कहता है बुआ जी? आपने 17वां प्रश्न को देख लिया। 17 क्या कहता है? यदि किसी द्विघात समीकरण में विवेचक शून्य हो, मतलब विवेचक बोले तो d बराबर 0 हो, तो दोनों मूल क्या होते हैं? बराबर। अगर मूल बराबर होता है तो हम कहते हैं d बराबर 0। तो कह रहा है d बराबर पहले से 0 है, यानी कहता है ना विवेचक शून्य मतलब d बराबर 0 है, तो मूल क्या होगा? बराबर होगा। भर दो ना, बराबर। ठीक है, बराबर। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हुई है ना? नहीं ना हुई? एकदम मजे तरीके से समझ में आ रहा है ना? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं बुआ जी। चलिए अगला प्रश्न, 19वां प्रश्न क्या कहता है? बिंदु इतना एवं इतना को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक है। कोई दिक्कत नहीं बुआ जी, मध्य बिंदु के निर्देशांक आपसे पूछा जा रहा है ना, इसका और इसका मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु बराबर क्या होता है? मध्य बिंदु x1 प्लस में x2/2, y1 प्लस में y2/2, ये मध्य बिंदु का सूत्र है। तो मध्य बिंदु का सूत्र मतलब 2 आप प्लस में 0 कर दी /2, 4 और प्लस में 0 कर दी /2, ये मध्य बिंदु का सूत्र। 2/2 कॉमा में 4/2 हो जाएंगे। दोनों को सॉल्व करें, 2 से 2 में भाग देंगे तो 1, और कॉमा 4 में 2 से भाग देंगे तो 2। ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गए। 1,2 क्या हो जाएंगे? 1,2। प्यारे बच्चे आपने समझ लिया। अगला प्रश्न है 20वां। 3 प्लस के 2√5 एक संख्या है। बुआ जी देखिए 3, चलिए 3 प्लस के 2√5 एक संख्या है, तो क्या होगा? है कि नहीं? 3 प्लस में 2√5 एक संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है। जो है वो है। रे भाई ये अपरिमेय संख्या है। ये क्या है? देखो √5 क्या है? अपरिमेय संख्या। 2 क्या है? परिमेय संख्या। तो परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल क्या होता है? अपरिमेय होता है। और ये क्या है? परिमेय है ना? तो अपरिमेय और परिमेय का योगफल भी क्या होता है? तो अपरिमेय ही होता है। तो डायरेक्ट कहो ना कि भाई ये हमारे पास अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय, राइट, अपरिमेय संख्या। आगे बढ़ते हैं बुआ जी, अगला प्रश्न 21वां क्या कहता है? द्विघात बहुपद इतना इतना के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। कोई दिक्कत नहीं भाई, आपको क्या करना है? देखो अब 21 से ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे गए थे। क्या? ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे गए थे उस टाइम, ठीक है, 2016 में। भाई द्विघात बहुपद इतना इतना के शून्य ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, शून्य ज्ञात कर लेंगे। x² प्लस के 7x और प्लस के 10, है ना? यहाँ पे लिख लीजिए हल। ओके, फर्स्ट इंटू लास्ट गुना कर लेंगे।
अच्छा शून्य ज्ञात करने के लिए कह रहे तो बराबर में 0 रख दो, 10x² हो जाएंगे ना, ठीक है ओके। अच्छा 5 दूना 10, x² प्लस में 5x और प्लस में 2x और प्लस में 10 है तो 10 बराबर में 0, ठीक है। ये हमारे पास हो गए राइट। अब यहां से क्या करते, 5 दूना 7 हो गया, इसमें x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस के 5 हो जाएंगे, प्लस में इसमें 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस में 2 पंचे 10 हो जाएंगे बराबर 0। ये दोनों सेम है शक्ल का है, दोनों में से एक निकाल लो, x प्लस के 5 इंटू एक्स प्लस के 2 हो जाएंगे बराबर में 0। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी, देखते रहिए। x प्लस के 5 बराबर में 0 और इधर क्या होगा, x प्लस के 2 बराबर में 0। हाँ x बराबर प्लस का 5 है, पक्षांतर कीजिए तो माइनस का 5 हो जाएगा। इधर x बराबर प्लस का 2 है, पक्षांतर कीजिए यानी खींच के उधर ले जाइए तो माइनस का, प्लस वाला खींच के बराबर से उधर ले जाएंगे तो माइनस का, और माइनस वाला लेके जाए तो प्लस का, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बुआ जी हमारे पास क्या है 22वां गुणन, अच्छा 1 मिनट क्वेश्चन में कुछ और कह रहा था, मैंने तो शून्य ज्ञात कर लिया, इसमें कह रहा है शून्यकों तथा गुणांकों की जांच कीजिए, तो गुणांकों की जांच कर लेते, क्या दिक्कत है, कैसे, एक होगा अल्फा प्लस बीटा से जांच कर सकते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। याद रखिएगा इसमें जो एक को अल्फा मान लेंगे एक को बीटा मान लेंगे, तो अल्फा के जगह पे -5 रखिए और प्लस में बीटा के जगह पे -2 रखिए बराबर -b/a, तो b के जगह पे 7 है माइनस के 7 और बट्टे में a के जगह पे x² मतलब 1। देखिए बुआ जी -5 -2 जोड़ेंगे तो माइनस के 7 बराबर माइनस के 7, ये बराबर हो गया, ये हमारे पास शून्यांक यानी जांच हो गया, क्या हो गया, जांच हो गया, ठीक है। एक और है, एक और तरीके से जांच कर सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा से शून्यकों के गुणनफल क्या होता है c/a। अल्फा हमारे पास कितना है -5 और गुणे में बीटा हमारे पास -2 और बराबर में c/a, तो c का मान कितना है 10 और a का मान x², उसमें एक छिपा रहता है, एक लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। -5 और -2 में गुना करेंगे तो माइनस का माइनस प्लस का 10 हो जाएगा बराबर में 10, ठीक है, बराबर हो गया, जांच हो गया ओके। आगे बढ़ते हैं, 21वां हमने सॉल्व कर लिया। इसी प्रकार हम क्या करते हैं 22वां प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं बेहतरीन तरीके से, है कि नहीं। मन लग रहा है ना कि मन नहीं लग रहा है, मन लग रहा है भाई, मन लगने के लिए ऑर्केस्ट्रा थोड़ी ना चल रहा है बताओ ना, पढ़ाई कर रहे हो तो दिमाग से ध्यान से पढ़ना है। अब ऑर्केस्ट्रा रहता है तब ना देखता रहता है तो हम हंसी लगता रहता है, हमने देखो हम कहते ना हम ऑर्केस्ट्रा देखे ही नहीं है, मोबाइल में कभी कभी आ जाता है वो देख लेते हैं, फिर स्लाइड मतलब ऊपर कर देते हैं। भाई ऑर्केस्ट्रा मेरे गांव में मेरे स्कूल में सामने चलता रहता है, फिर भी मैं नहीं जाता हूँ, मुझे रुचि ही नहीं है इसमें। अब बताओ हम ऑर्केस्ट्रा यहाँ चालू करें कि है नाच करें पढ़ाई करो ठीक है। देखो बुआ जी 22वां प्रश्न है, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण इतना इतना के मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण इतना इतना के मूल ज्ञात करें, तो मूल ज्ञात कर दीजिए ना गुणनखंड विधि से, फर्स्ट इंटू लास्ट गुना कर दीजिए तो -10x² हो जाएंगे। इसको इस तरह तोड़ो या जोड़ने घटाने पर -3x पूरे, गुना करने पर -10x² पूरे, तो 5 दूना 10, ठीक है, इसमें टूट जाएगा x² माइनस के 5x प्लस के 2x और माइनस के 10 तो 10 बराबर में 0। यहाँ से क्या करेंगे x कॉमन लेंगे तो x माइनस के 5 और प्लस में 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस के 2 पंचे 10 बराबर में 0। ये और ये दोनों सेम है, दोनों में से निकाल लीजिए तो x माइनस के 5 और इधर क्या हो जाएगा x प्लस के 2 बराबर में 0। अब यहां से क्या करते हैं बुआ जी, x माइनस के 5 और बराबर में 0, इधर भी x प्लस के 2 बराबर में 0, तो x बराबर क्या होगा प्लस का 5, ठीक है, इधर x बराबर क्या होगा -2, राइट। ये हमारे पास आ गया, x बराबर 5 और x बराबर -2 हो जाएगा, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम इसमें अब नहीं हुई होगी बच्चों। चलिए अच्छी बात है, समझ लिए एकदम बेहतरीन तरीके से, मार दो, चलो मूल ज्ञात कर लिए ना। हाफी का आ रहा है मतलब नींद आ रहा है, हमने नींद अच्छे से नहीं लिए इसका मतलब, ठीक है। पनियावा सामने रहता था पी लेते हैं, अई में पानी हो करे है बच्चल
हम्म, हाँ एकदम ठंडा पानी पी ले लियो रे भाई। ई कौन क्वेश्चन आ गलो रे, देखना। 23वां प्रश्न क्या कहता है बुआ जी, देखो ध्यान से। 23वां प्रश्न ये कहता है कि मान लीजिए कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीएफ समरूप है, अच्छी बात है, और इसके क्षेत्रफल क्रमशः 64 वर्ग सेंटीमीटर है और 121 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि ईएफ बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो बीसी ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, बड़ा सिंपल है। बुआ जी कहता है कि ये दोनों के दोनों त्रिभुज एबीसी समरूप है डीईएफ के, और इसके क्षेत्रफल इतना है और इसके क्षेत्रफल इतना है, और भुजा ये दिया है। तो आपको पता है जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं आपस में, तो उसके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, यानी भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, 64 और 121। तो 64 पहले, तो 64 पहले, बाद में 121 तो 121 बराबर क्षेत्रफल का अनुपात हो गया दोनों त्रिभुज के। और इसके क्या बोलते हैं, भुजा का अनुपात के वर्ग कर दो। तो भुजा का अनुपात यानी 15.4 है पहले, और बट्टे में निकालना है बीसी, तो बीसी रख दो और इसका वर्ग कर दो, बात खत्म। ये हो गया, डायरेक्ट मैंने निकाल दिया। आप लोग थोड़ा ढंग से लिखना, हाँ, कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ बट्टा में रख करके फिर बराबर में भुजा लिख देना, है ना, इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, आइए हम लिख ही देते हैं त्रिभुज, अरे इसमें हटेगा, लिख दो ना यार, त्रिभुज ए बी सी, है ना, का क्षेत्रफल, अब बट्टे में क्या हो जाएगा, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो भुजा हमारे पास क्या है, ई एफ और बट्टा में बी सी, बस इसका वर्ग कर दो, बात खत्म। इसी पे इसमें पुट कर दो, येलो पे पुट कर दी, यही तो स्टेप करना था, हल, तब ना 2 नंबर मिलेगा रे क्या। चलिए 64 है, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट पड़ेगा, तो 64 बट्टे में 121 का रूट अंडर और बराबर में 15.4 और बट्टे में बीसी। बुआ जी 64 का वर्गमूल 8, 121 का 11 बराबर में 15.4 और बट्टे में बीसी। अब यहाँ से क्या करो, आर पर गुना कर दो, मतलब 8 गुने में क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा ना, या 8 से इसको काट भी सकते, हाँ, 8 गुने बीसी, बीसी, ठीक है। और बराबर में इधर क्या हो जाएगा, 15.4 और गुने में इधर हो जाएगा 11, है कि नहीं, तो हम 11 कर देंगे ना, ठीक है, 11। ओके, अब यहाँ से क्या करेंगे भाई, जो करना है करो। तो बीसी बराबर क्या हो जाएगा, 15.4 और गुने में 11 और बट्टा में हो जाएंगे 8, हमने काट दिया, है ना। चलिए अब यहाँ से 11 और इसमें गुना करके 8 से भाग दे देना, आपका आंसर निकल करके आ जाएंगे, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आपको फिर नहीं होगी। ओके, या फिर कहीं मैंने गलती तो नहीं किया है, शायद मेरे ख्याल से बीसी ऊपर जाएगा, त्रिभुज मैंने नहीं बनाया इसलिए गलती हो गया है। ईएफ है किस त्रिभुज में मेरे भाई, ईएफ पहले वाले त्रिभुज में नहीं है, सेकेंड वाले त्रिभुज में ना ईएफ होगा, तो पहले वाले त्रिभुज का जो मान होगा वो ऊपर जाएगा, है कि नहीं। तो भाई ईएफ और ईएफ जो है सेकेंड में तो नीचे जाएगा, इसका मतलब क्या होगा बुआ जी, देखिए ध्यान से, कि ईएफ नीचे जाएगा और ईएफ का मान 15.4 है, मतलब बीसी ऊपर जाएगा और ईएफ का मान नीचे, यानी 15.4। यही मिस्टेक हो जाता है, त्रिभुज बनाएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा, बीसी बटे 15.4, राइट। इसका वर्ग नहीं करो, ठीक है, इसमें बदल दो, इसमें तो बदल ही सकते हैं, बीसी बट्टे में 15.4, करेक्ट। चलिए अब हो गया, अब यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, देखिए ध्यान से कैसे, इसमें गुना, तो 11 गुने में बीसी और बराबर में 15.4 गुने में 8 बट्टे में, बट्टा काहे लगा दो,
अब BC बराबर कितना हो जाएगा, तो 15.4 और गुने में 8 और बटे में 11, 11 से इसमें भाग दे दो सर जी, 11 से इसमें भाग दो, तो 11 एकम 11, 4 11 चौक 4 1.4 होगा, कट जाएगा, तो 1.4 से 8 में गुना कर दो, 8 चौक 32, 8 3 11, 111.2 हमारे पास आंसर, वो भी सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर रख दो। ठीक है, तो BC का मान आपने ज्ञात कर लिया, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और नहीं होगा भी। ठीक है, अब क्या करेंगे बुआ जी, वही करेंगे जो कोई नहीं करता है। क्या करेंगे, वही करेंगे जो कोई नहीं करता है। कहता है सिद्ध करे कि किसी वृत्त के व्यास के दोनों छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होंगी। तो एक वृत्त खींचो, सबसे पहली बात है वृत्त। आइए, मैंने वृत्त खींचा, उसके बाद कहता है वृत्त के छोरों पर, है ना, वृत्त के खींचिए और वृत्त के व्यास, तो व्यास लिख लो यहाँ से, मान लो ये व्यास है हमारे पास। ठीक है, व्यास हो गया। अब व्यास के छोरों पर क्या कहता है, खींची गई स्पर्श रेखा, तो आइए स्पर्श रेखा खींचते हैं, है ना। चलिए, ये हमारे पास हो गया, ये स्पर्श रेखा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से क्या कर सकते हैं, एक और स्पर्श रेखा खींच लो। चलिए, ये हमारे पास आ गया। अब यही तो सिद्ध करके बताना है। मान लो कि हम यहाँ पे रख देते हैं, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, ये T है, ये V है, कुछ भी मान लो। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि वृत्त के व्यास के दोनों छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होंगे। ये दोनों समांतर होंगे, वो सिद्ध करके बताना है। प्यारे बच्चों, आपको पता है ये 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री होता है कि नहीं, ये केंद्र होता है बीच में, केंद्र को मान लो O। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम प्यारे बच्चों। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं बुआ जी, जो करना है, अरे कैमरा वाला फ्रीज नहीं ना हुआ, लाइटवा कट गया, हेलो हेलो, सब कुछ ठीक है, नहीं तो बड़ी दिक्कत होता है। ठीक है, चलिए अब हम इसको क्या कर सकते हैं, कोण ORQ, ठीक है, कोण ORQ कोण ORQ जो है ना, ये हमारे पास है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बराबर 90 डिग्री लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम कह सकते हैं भाई कि ये जो OR लंब है क्या PQ पे है, OR लंब किस पे है, तो PQ पे है कि नहीं, इसलिए। ठीक उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि कोण OSV, कोण OSV है ना, ये भी हमारे पास क्या है, बराबर 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि लंब है ना, क्या कह सकते हैं, ये लंब है, OS लंब किस पे है, तो TV पे। ठीक है, उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि कोण R जो है कोण S के बराबर है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे ना, दोनों को बराबर कर देंगे, तो ऐसे लिख सकते हैं कि कोण QRO, कोण QRO बराबर है कोण VSO के। क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है, इसलिए। तो तीनों कोण बराबर मतलब कोण 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 नियम से हम कह सकते हैं कि PQ समांतर TV है। ठीक है, प्रूव। ओके, हमने सॉल्व कर दिया 24वां प्रश्न। अब हम क्या करते हैं, अगला सॉल्व करते हैं 25वां। बिंदु इतना और इतना की बीच की दूरी होगी। सर जी दूरी करे ज्ञात करने के लिए, बिंदु ये और ये की बीच की दूरी, कोई दिक्कत नहीं, हम ज्ञात कर लेंगे। सर जी कैसे ज्ञात कर सकते हैं, वो देखो ध्यान से। इन दोनों की दूरी आपको ज्ञात करना है, तो दूरी ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, आइए मैं बताता हूं। दूरी सूत्र तो आपको पता है,
x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, है कि नहीं। या फिर डायरेक्ट इसमें से इसको घटा दो, वही सूत्र पे आ जाएगा। -5 में से घटा देंगे -1 को, तो माइनस माइनस प्लस का 1 इसका स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर या फिर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो 7 में से 3 को घटा दो। डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, सीधा पहला में से पहला घटाओ, दूसरा में से दूसरा घटाओ, दूरी सूत्र से निकल जाएंगे, ठीक है। -5 घटेगा 1 में से, तो -4 का स्क्वायर 16, अब प्लस में 7 में से 3 गया तो 4 का स्क्वायर 16। ये हमारे पास 16 16 कितना होगा 32 रूट अंडर 32 है। तो अब हम क्या करते हैं बुआ जी, 32 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो 8 चौक 32 कितना होगा 4 रूट अंडर 2 होगा, 4 चौक 16 दूंगा, हाँ 4 रूट अंडर 2 हो जाएंगे। यही हमारे पास आंसर निकल करके आ जाएंगे। ओके, आपने इसको भी सॉल्व कर लिया बुआ जी ध्यान से। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 26 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। 26 है ये प्रश्न क्रमांक 26 है, मान लेते हैं। तो ठीक है, 26 में क्या सेमी त्रिज्या वाले, क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि कितना सेमी त्रिज्या वाले कह रहा है ना। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है क्या, देखते हैं। 26 क्वेश्चन नंबर 26 कहाँ गए रे भाई, हाँ 6 सेंटीमीटर, सॉरी बुआ जी। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी r बराबर 6 सेंटीमीटर, और त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें थीटा का मान हमारे पास 60 डिग्री है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, आइए लिखते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो मेरे भाई त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता क्या है, वही होता है जो कोई नहीं जानता है, क्या करेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे में 360 डिग्री गुने में पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा का मान है 60 डिग्री बटे में 360 डिग्री और गुने में पाई का मान 22 बट्टा में 7 गुने आर स्क्वायर मतलब 6 गुने 6, ठीक है। काट दो, 0 से 0 छता 1 36 कट गया, 6 से 6 कट गया भाई, कट गया तो कट गया। 22 शक 6 दूना 12 के 2 हासिल 6 दूना 12 13 132 बट्टा 7, यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। 132 में आप 7 से भाग दे दीजिए। 132 में अगर आप 7 से भाग देते हैं तो 18.86 समथिंग, ये हमारे पास आंसर आ जाएंगे, राइट। आपने इसको सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करते हैं, अगला प्रश्न। अच्छा, क्षेत्रफल ज्ञात किए ना, तो सेंटीमीटर यूनिट क्षेत्रफल है तो ये यूनिट स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न है 27वां। धातु के 3 घनों के किनारे की लंबाई क्रमशः, 3 घन हैं जिनकी किनारों की लंबाई यानी L हमारे पास 3, फिर L हमारे पास 4 यानी L1 L2 और L3, यानी तीनों घन की किनारों की लंबाई इतना इतना सेंटीमीटर है। तीनों को पिघला करके, तो पिघलाएंगे किसको, आयतन को। तो तीनों का यानी इसका आयतन, इसका आयतन, इसका आयतन, तीनों का आयतन निकाल लीजिए और तीनों को जब जोड़ेंगे तो एक बड़े घन या घनाभ का आयतन हमारे पास निकल जाएगा। किसका, बड़े घन का आयतन निकल जाएगा। फिर उस घन के आयतन का किनारा ज्ञात कीजिए, है ना। तो तीनों को जोड़ेंगे तो भाई लिखते हैं घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है, LQ होता है। तो LQ लिखते हैं, LQ1 और प्लस में LQ2 और प्लस में LQ3। तो L1 3 है, 3 का घन कीजिए, फिर 4 का घन कीजिए और फिर 5 का घन कीजिए, है ना। अब देखिए 3 का घन 3 तिहाई 9 9 तिहाई 27 हो जाएगा, प्लस में 4 चौके 16 16 चौका 64 और प्लस में 50 25 पंचे 125, ठीक है। ये हमने कर दिया। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं बुआ जी, अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, इन सभी को जोड़ देंगे। तो जोड़ दो, क्या दिक्कत है, जोड़ते हैं। क्या होगा, 5 4 9 9, हाँ ठीक है, 7 4 11 11 5 16 के 6 हासिल गया 1, 6 2 8 2 10 10 11 के 1 हासिल गया 1 1 1 2 216 हो जाएगा। तो हमारे पास तीनों घन का आयतन जब जोड़े तो 216। तो तीनों घन का आयतन जब हम जोड़े तो एक अलग घन का आयतन निकला,
मतलब नए घन का आयतन कह सकते हो। कहते हैं ना पिघला करके एक नया घन बनाया जाता है, तो नया घन का आयतन, आयतन हमारे पास कितना 216, तो नए घन का आयतन क्या होता है LQ होता है ना, तो 216 तो 216। बउआ जी आप 6 गुने 6 गुने 6 3 बार करेंगे तो 216 आ जाएगा, है ना। तो L बराबर यानी पावर 3 हटेगा, यानी इधर घनमूल पड़ेगा 6 आएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत आएगा मतलब जब क्यूब हटेगा तो इधर रूट अंडर यानी घनमूल होगा। 216 का घनमूल कितना होता है 6 होता है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो हमने इसको 6 सेंटीमीटर लिख दिया। ओके 6 सेंटीमीटर आंसर, राइट। चलिए अब क्या करते हैं, 27 हो गया सॉल्व, 28वां सॉल्व करते हैं। 28वां क्या है बुआ जी, देखिए ध्यान से, यदि सेक थीटा 13/12 तो कॉट थीटा का मान होगा, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए सेक थीटा बराबर है 13/12। सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, जैसे कॉस थीटा का सूत्र b/h, तो इसका होगा h/b। तो h का मान ये, b का मान ये, यानी कर्ण का मान 13 और आधार का मान 12। तब p बोले तो लंब का मान आप ज्ञात कर लीजिए। लंब बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर, और माइनस में आधार का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर का रूट अंडर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, 169 में से 44 घटाएंगे तो 25, रूट अंडर मतलब 5 आंसर आएगा। तो p का मान 5 आ गया। अब हमसे कहा जा रहा है कॉट का मान ज्ञात कीजिए, तो कॉट थीटा का मान टेन थीटा, और सूत्र क्या p/b, तो एक होगा b/p, उल्टा हो जाता है। b का मान हमारे पास कितना है, तो b का मान 12 है, और p का मान कितना है 5, यही 12/5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। लो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ओके। PDF तो सामने आपको मिल ही जाएंगे, जहाँ से वीडियो देख रहे हैं एप्लीकेशन पे उसके सामने मिल जाएंगे, है ना। तो आपने इसको बेहतरीन तरीके से समझ लिया प्यारे बच्चों, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ओके 6 ये तो हो गया। चलिए अब कौन सा प्रश्न सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं सॉल्व करेंगे, अब अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। देखिए अगला, अरे एक मिनट, 28 हो गया, तो 29 हमारे पास ये है ना, ये तो बड़ा सिंपल 29, इतना इतना बराबर एक दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों का जोड़ी पकड़ी, इन दोनों का जोड़ी, दोनों में से किसी एक को बदल लो, 10 को बदलो, 48 या 42 किसी को बदलो, 48 को बदलते हैं, तो 10 है तो 10 लिखेंगे। 10 कितने यानी 90 डिग्री में से कितना डिग्री घटा देंगे कि 48 डिग्री आ जाएगा, तो कहेंगे 42 डिग्री घटा दीजिए, है कि नहीं। और गुने में 10 42 डिग्री है तो 10 42 डिग्री रहेगा। अब इन दोनों में देख लीजिए कितना होगा, हमारे पास एक आंसर रहेगा बुआ जी, गुना तो गुना, दोनों में से किसी को, इसी को बदल लो, 10 है तो 10, है ना, 10 है तो 10 लिखेंगे। अब बताओ 10 90 डिग्री में से कितना डिग्री घटाएंगे कि 23 डिग्री आएगा, तो 67 डिग्री घटा दीजिए, और गुने में इधर 10 67 डिग्री, तो 10 67 डिग्री। ये सब आपको तो पता ही होगा ना कैसे होता है। बउआ जी देखिए ध्यान से, 10 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो कॉट, और थीटा के जगह पे 42 डिग्री, गुने में 10 42 डिग्री, गुने में इधर 10 कितना होगा, तो 23 डिग्री। आइए 23 डिग्री, ठीक है, गुने में 10 67 डिग्री बराबर में 1 है, चौपट है, अरे 10 90 डिग्री माइनस क्या होगा कॉट थीटा, तो कॉट 67 डिग्री। ये दोनों को गुना करेंगे, कॉट थीटा गुने टेन थीटा 1, इसको भी गुना करेंगे तो 1 बराबर 1, मतलब 1 बराबर 1 प्रूव हो गया। जय श्री राम, ठीक है। आइए दिखाइए, मतलब सिद्ध कीजिए। एक 30वां प्रश्न क्या कहता है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ये दिए गए हैं। मतलब आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करना कोनो बड़ी बात थोड़ी नहीं रे, है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना तो एकदम आसान है। देखिए हम कैसे निकाल सकते हैं बुआ जी त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो देखिए ध्यान से। निकालने का तरीका ये है, सबसे पहले ये x1 ये y1, ये x2 ये y2, ये x3 और ये y3, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू x1 y2 माइनस के y3 प्लस में x2 y3 माइनस के y1, ठीक है, और प्लस में x3 y1 माइनस में y2, ठीक है। ये हमारे पास आ गया।
ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है बुआ जी, है ना, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, ये आपको याद होना चाहिए। इसका ट्रिक भी बता दे क्या, देखो अब छोड़ो अगले क्वेश्चन में देखेंगे, वैसे तो बहुत सारे बता ही हुए हैं यूट्यूब पर कैसे याद किया जाता है इसको, है कि नहीं। इसका तरीका ये है कि बीच में देखिए अंदर में तो आपको y माइनस वाई नजर आएंगे बीच में, और साइड में x x x, है कि नहीं। तो आप डब्बा बना लीजिएगा, साइड में 1 2 3 भर लीजिएगा, देख लीजिए 1 2 3। अब 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 के बाद क्या होता है 2, 2 के बाद क्या होता है 3, हमने भर दिया। फिर यहाँ x2 से स्टार्ट है तो अंदर में 2 के बाद क्या होता है 3, तो 3 लिखे, 3 के बाद क्या 4, लेकिन 4 तक तो है ही नहीं, है तो हमको 3 तक अंक, तो रिवर्स मारेंगे, फिर 1 से शुरू कर देंगे तो 1 लिख देंगे। फिर 3 है, 3 के बाद 4 होता है, नहीं तो 4 नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि होता ही नहीं है इसमें, तो रिवर्स मारेंगे तो 1 से शुरू, 1 1 के बाद 2, ये हमारे पास ट्रिक है। अब लो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। अब देखो 1/2 इंटू x1 कितना है बुआ जी, x1 है माइनस के 5, y2 माइनस के y3, y2 कितना है बुआ जी, तो y2 हमारे पास देखो माइनस के 5 है, तो माइनस के 5 रखेंगे और माइनस में y3 कितना है, y3 हमारे पास 2 है तो हम 2 लिखेंगे, और प्लस में x2 कितना है बुआ जी, x2 हमारे पास 3 है तो 3 लिखेंगे, और y3 कितना है, तो y3 हमारे पास 2 है तो 2 रख देंगे, और माइनस के y1 कितना है, तो माइनस के 1 है, माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएंगे, और प्लस में x3 कितना है, तो x3 हमारे पास 5 है इंटू y1 माइनस के 1 और माइनस के y2 माइनस के 5, तो माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएंगे, ठीक है। ये आ गया 1/2 इंटू, देखो -5 -2 कितना होगा, माइनस के साथ -7 से गुना करेंगे -5 के, तब प्लस के 35 हो जाएंगे, ठीक है। 2 1 3 3 3 9, यानी प्लस के 9 हो जाएंगे। 5 में से 1 गया तो 4, 4 में 5 से गुना करें, 4 पंचे 20 हो जाएंगे। अब देखिए 1/2 और गुने में 35 और 20 जोड़ेंगे तो 55, 55 और 9 जोड़िए तो 64, काट दीजिए इसको, 55 9 जोड़ेंगे तो 64 होंगे, काट दो, 32 दूना 64, 32 आंसर, 32 मात्रक वर्ग, क्षेत्रफल निकालेंगे तो 32 वर्ग मात्रक कह सकते हैं, मात्रक, राइट। यही हमारे पास आंसर निकल करके आ गया बुआ जी। तो हमने 30वां प्रश्न को बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया। आइए अब अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। 31वां, समांतर से नित्य का कौन सा पद 78 है। देखिए ये हमारे पास पहला पद, ये हमारे पास दूसरा पद, ये हमारे पास तीसरा पद है, ये हमारे पास चौथा पद है, इसी में डॉट डॉट कौन सा पद 78, यानी कैमा पद 78 हमारा पता नहीं है, एन पद 78 है, लिख देंगे। एन बराबर कितना हो जाएगा 78, एन का सूत्र क्या होता है, ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी बराबर में हो जाएगा 78। देखो सारे क्वेश्चन सब ना एनसीईआरटी में है ये सब, ठीक है मेरे भाई। ए का मान कितना है, तो ए का मान यहाँ पे देख सकते हो 3 है, डी का मान आगे वाले पद में से पीछे वाला पद, 8 में से 3 जाएगा तो 5 हो जाएगा, रख दो आप वैल्यू कर दो। ए का मान 3 आप प्लस में एन माइनस में 1 इंटू डी का मान 5 बराबर में 78। देखिए ध्यान से 3 और प्लस में 5 एन हो जाएगा और माइनस में 5 1 हो जाएगा बराबर में 78, गुना कर दी इसलिए 5 एन बराबर क्या हो जाएगा, ये 78 तो 78। देखिए 3 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 में से 5 जाएगा तो 2 हो जाएगा, वो भी माइनस का, अब माइनस का 2 इधर गया तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो 5 एन बराबर 80 हो जाएंगे। 16 पंचे 80 काट दीजिए तो एन का मान आ जाएगा 16। मतलब कह रहा था ना कि कौन सा पद 78 है, तो एन के जगह पे रखेंगे 16, मतलब 16वां पद 78 है। क्लियर, ये आपने समझ लिया भाई। 32वां प्रश्न कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि से 8 9 और 25 का मौसा और लौसा निकाले। कोई दिक्कत नहीं, अभाज्य गुणनखंड विधि कीजिए। पहले 8 का फैक्टर करेंगे 2 से तो 4, फिर 2 से तो 2, 9 का फैक्टर करेंगे 3 से तो 3, अब मान है 3 से लगाने के तो फिर 1, तो इधरों मान है कि 2 से लगाने के तो 1, 25 का फैक्टर करो 5 से तो 5, फिर 5 से लगाना है तो 1। भाई HCF कैसे निकलता है, जो हूबहू सब में हो, HCF सो हूबहू सब में हो तो 1 1 1, तीनों में है तो 1 लिख लीजिए। उसके बाद कुछ है नहीं है तो HCF 1 हो गया। LCM, अब उसके बाद तो मिलने वाला नहीं, LCM क्या होता है, जो मिला उसको एक बार, जो ना मिला उसको लिख लो पूरा को, मतलब सबको गुना करेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8 ही होगा,
3 तिहाई 9 ही होगा गुने में, फिर 50 25 ही होगा, मैंने रख दिया। सबको गुना कर दो, 9 8 72, 72 में 25 से गुना कर दो, 25 दूना 50 के 0 हासिल किया 5, और 25 चौका 100, 25 तिहाई 75, यानी 180 हो जाएंगे, मतलब 1800। सबको गुना कर देंगे तो 1800, यही आंसर। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत प्यारे बच्चों, आपने इसको बेहतरीन तरीके से समझ लिया है कि नहीं? चलिए 32वां आपने सॉल्व कर लिया, आगे बढ़ते हैं। 33वां प्रश्न क्या कहता है बुआ जी, देखिए ध्यान से, है ना। 33वां प्रश्न कहता है द्विघात समीकरण इतना इतना बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण ये बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखिए ध्यान से। अब द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है ना, आइए ना एकदम मजा से एकदम मूल ज्ञात कर लेंगे बुआ जी, चिंता मत करो। मूल ज्ञात करना मतलब द्विघात समीकरण ऐसे ज्ञात कर लो कि पहले तो d निकाल लो। d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac होता है, राइट। b के जगह पे माइनस के 2 रूट अंडर 2 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, और माइनस के 4 गुने में a के जगह पे एक्स स्क्वायर, उसमें 1 छिपा रहा है, गुने में c के जगह पे 1 है तो 1 रख लो। माइनस 2 का इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस के 4, रूट अंडर 2 का स्क्वायर कितना 2 होता है, 4 दूना 8 हो जाएगा, माइनस में ये 4 बराबर में हो जाएंगे 4, यानी d का मान आ गया 4। अब हमको मूल ज्ञात करना है तो द्विघात समीकरण, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी और बटा में 2a, यही सूत्र होता है। डी के जगह पे बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख सकते हैं। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, माइनस तो माइनस, बी के जगह पे कितना है, बी के जगह पे माइनस 2 रूट अंडर 2 है, तो माइनस माइनस डायरेक्ट कर दो, प्लस का 2 रूट अंडर 2, ठीक है। प्लस माइनस डी हमारे पास कितना 4, तो रूट अंडर हमारे पास 4 हो जाएंगे, बटा में 2 और गुने में a के जगह पे एक्स स्क्वायर है, उसमें 1 छिपा रहता है, रहने दो। देखिए 2 रूट अंडर 2 प्लस माइनस ये हो जाएंगे 2 और बटा में 2, क्लियर। इन दोनों में 2 कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन लेंगे तो रूट अंडर 2 प्लस माइनस के 1 हो जाएंगे और बटा में 2। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं बुआ जी, देखो ध्यान से, 2 से 2 कैंसिल कट जाएगा। अब यहाँ से करना क्या है बउआ, यहाँ से क्या करना है, देखिए रूट अंडर 2 प्लस माइनस 1 है, कोई दिक्कत नहीं, इसको 2 बार लिख दो, तो रूट अंडर 2 प्लस का 1 और इधर क्या होगा रूट अंडर 2 माइनस का 1, ये हमारे पास आंसर निकल करके आ जाएंगे। ओके, अच्छा मूल ज्ञात करने के लिए कह रहा था, यही तो मूल आ गया हमारे पास 2। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं ना बच्चों, होना भी नहीं चाहिए। आइए 33वां आपने सॉल्व कर लिया। 34वां प्रश्न क्या कहता है, इतना 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 का हल करें और m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3। ये सब 3 नंबर में क्वेश्चन आता है ना, 2016 में 3 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते थे, ठीक है। अच्छा अच्छी बात है, कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो आप क्या करो, 2 समीकरण है क्या, 2x प्लस के 3y बराबर में 11, उसके बाद क्या है 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24, ठीक है। ये समीकरण 1 और ये समीकरण हमारे पास 2 हो जाएंगे। बुआ जी देखिए ध्यान से, हम क्या करेंगे, आप विलोपन विधि से सॉल्व कर लीजिए, तो लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर लिखेंगे तो एक चिन्ह, ये प्लस का ये माइनस का, ये माइनस का प्लस का, ये माइनस का तो ये प्लस का, ये दोनों सेम है। अगर सेम नहीं रहता है तो सेम करते हैं गुना करके, समीकरण 1 या समीकरण 2 में गुना करके। हमने तो पूरा चीज़ करा दिया हो ना, बुक खत्म है, अभी लास्ट टाइम में तो आपको आना चाहिए ना ये सब, ठीक है बुआ जी। ये चला से ये चला कैंसिल, कट गया कि नहीं कट गया, हाँ भाई कट गया, ठीक है। अब बुआ जी देखिए ध्यान से, 3y ये प्लस का 4y, 4 3 7y हो जाएंगे, बराबर में 11 है ना, कोई दिक्कत नहीं है सर, 11 और 24 जोड़ दीजिए तो 4 1 5 2 1 3 35, 7 5 35 कट गया, तो y का मान आ गया 5। अब यही y का मान किसी में पटक दो, 1 2 किसी में पटक दो, तो y का मान लिखो, y का मान समीकरण 1 में पटकने पर या लिखो रखने पर लिखो या पुट करने पर, ठीक है। 1 में, 1 हमारे पास ये है तो 2x प्लस में 3 और गुने में y के जगह पे 5 बराबर में 11, तो 2x प्लस में 5 3 15 और बराबर में 11 हो जाएंगे। अब देखो ध्यान से, 2x प्लस में 15 और बराबर में 11, इसको सॉल्व करो, 2x
बराबर में 11 माइनस के 15, तो x बराबर कितना है 11 में से 15 का तो माइनस के 4 बटा में 2, 2 दूनी 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 2। अब x का वैल्यू माइनस के 2 और y का मान 5, हमको ज्ञात करना है m का मान, इसमें पुट करेंगे y बराबर क्या हो जाएगा mx प्लस के 3। चलो रखते हैं, y के जगह पे हम रखेंगे सर कितना, y की वैल्यू है 5 पटक दो बराबर m गुने में x के जगह पे है माइनस के 2 और प्लस में 3, तो 3, 5 बराबर माइनस के 2m और प्लस में 3। बुआ जी देखिए ध्यान से क्या करेंगे, है ना, जो करना है तो करें, माइनस के 2m इधर आएगा तो प्लस का 2m हो जाएगा 2m, और बराबर में कितना हो जाएगा 3, प्लस के 5 पक्षांतर के तो माइनस के 5 हो जाएंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे 2m बराबर में 3 में से 5 जाएगा तो माइनस के 2 हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल, काट दो इसको, 2 से 2 कैंसिल कट गया तो m बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएंगे, राइट, m बराबर हो जाएंगे माइनस का 1। ओके, आपने इसको समझ लिया, अच्छी बात है, m बराबर माइनस का 1, यही आंसर, आपने इसको सॉल्व किया। आगे बढ़ते हैं बुआ जी, अगला प्रश्न 35 क्या कहता है, एक एपी में a बराबर 5 और d बराबर 3 और n बराबर 50 है, तो n और sn ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, a का मान 5 है, d का मान 3 है, an बराबर ये है, n और sn ज्ञात कीजिए। आइए ज्ञात करते हैं। n बराबर क्या होता है बुआ जी 50, n का फॉर्मूला a प्लस में n माइनस में 1 इंटू डी बराबर में हो जाएंगे 50, a के जगह पे रखिए 5 और प्लस में n माइनस में 1 इंटू डी के जगह पे रखिए 3 बराबर में हो जाएगा 50। बुआ जी 5 और प्लस में 3 से n में गुना 3n और माइनस में 3 से गुना 3 बराबर में 50। 3n अगर हम केवल और केवल निकालें तो 5 में से 3 गया तो 2 होगा, ठीक है, तो वो भी प्लस का 2 होगा, पक्षांतर की तो माइनस का 2 इधर, 3n बराबर 48, 16 यही 48 काट दो तो n बराबर हमारे पास 16, यही हमारे पास आंसर आ गया। n का मान कितना हो गया बुआ जी 16। अब n का मान आ गया 16, तो हम क्या करेंगे बुआ जी एसएन ज्ञात करेंगे। एसएन बराबर क्या होगा, n का मान 16 तो एसएन बराबर क्या होगा, है ना। आइए हम इसको देखते हैं ध्यान से, n बराबर 16 तो एसएन जो करना है करो, क्या दिक्कत है। एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, राइट। n के जगह पे 16 और बटा में 2 गुने में a के जगह पे हम कर देंगे क्या, a के जगह पे 5 और प्लस में n के जगह पे 16 माइनस में 1 और d के जगह पे कितना है बुआ जी, d के जगह पे 3 मैंने पुट कर दिया, तो एसएन ज्ञात हो जाएंगे। तो 8 होगा, 2 से 2 8 16, इधर 5 दूना 10, 16 में से गया तो 15, 15 3 45 प्लस में 45 हो जाएंगे, है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे 8 तो 8, 45 और 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा 55, गुने में 55 कर दीजिए बुआ जी, 8 पंचे 40 के 0, 8 पंचे 40 4 44, मतलब एसएन है तो n के जगह पे क्या रखते हैं 16, यानी 16 पदों का योग आ गया 440, ये आंसर और एक ये आंसर, राइट। आपने इसको सॉल्व कर लिया। कैमा प्रश्न था सर 35, चलो 35, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। अब क्या करेंगे, अगला प्रश्न हम सॉल्व करेंगे, नाक में धुआं निकल जाता है। हाँ 36वां प्रश्न, ये तो बड़ा सिंपल है, बउआ वाला प्रश्न है। देखो ध्यान से, मैं एक ट्रिक बताता हूँ। दी गई आकृति यदि LM समांतर PQ, यानी ये हमारे पास LM है और समांतर ये हमारे पास PQ है, ठीक है, तो कोण BOC कहाँ है भाई, BOC मतलब ये कोण है 125 डिग्री, ठीक है। कोण CDO 70 डिग्री, CDO मतलब ये कोण है 70 डिग्री, ठीक है। तो कह रहा है कोण DOC कौन है, DOC मतलब ये कोण आपको ज्ञात कर रहा है। DOC कहाँ तो समझ रहे हैं, DOC मतलब ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है, और उसके बाद कोण DCO है ना, तो DCO
BO, मतलब ये कोण आपको ज्ञात करना है, ये दोनों कोण आपको ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं बुआ जी, कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहली बात है कि ये कोण है ना और ये कोण दोनों मिलाकर के, जैसे एक सीधी रेखा होता है, दोनों ऐसे मिल जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? 180 डिग्री, है कि नहीं? ये 180 डिग्री, चांद जो होता है वो 180 डिग्री के कोण पे झुका होता है। तो उसी तरीके से ये दोनों पूरा मिलाएंगे तो ये रेखा पर इस तरीके जो कोण बना वो 180 डिग्री के बराबर होंगे। तो जब 180 डिग्री के बराबर होंगे तो उसमें ये कोण और ये कोण दोनों मिलकर के 180 डिग्री के बराबर होंगे, है कि नहीं? तो 125 डिग्री का नाम क्या भाई? तो कोण BOC, यानी BOC तो लिखते हैं कोण BOC, आप प्लस में ये कोण जोड़ेंगे, मतलब कोण DOC जोड़ देंगे। क्या? DOC, हाँ DOC, ठीक है। तो कोण DOC बराबर 180 डिग्री, ये और ये दोनों मिलाकर के ना 180 डिग्री होगा, ठीक है। BOC का मान 125 डिग्री, अब प्लस में DOC आपको ज्ञात करना है, तो कोण DOC रहेगा बराबर में 180 डिग्री। कोण DOC बराबर कितना होगा? 180 डिग्री में से 125 डिग्री घटेगा तो 55 डिग्री बचेगा। तो 55 डिग्री हमारे पास आंसर आ गया, मतलब ये हमारे पास जो आया है, क्या? ये हमारे पास 55 डिग्री, ठीक है। 70 और ये रहा 55 डिग्री। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हुई? नहीं हुई बच्चा। अब आपको ज्ञात करना है ये कोण, तो आपको पता होना चाहिए कि ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मतलब डायरेक्ट अगर लिखें तो कोण D, है ना, कोण D और प्लस में कोण O, तो कोण O में आप देखो ये भी पार्ट और ये भी पार्ट, तो थोड़ा अच्छा से इसको लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, ये वाला ना हमको लिखना है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कोण DOC लिख सकते हैं, कोण DOC, आप प्लस में कोण C रख दो। तो इसको डिटेल से समझा दिए कि भाई हाँ यही भाग है, और सीधा और लिख देते तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा आ जाता तो कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए कर दिया मैंने। और बराबर में 180 डिग्री, ठीक है। कोण D का मान 70 प्लस में कोण DOC का मान 55, आप प्लस में कोण C का आपको मान ज्ञात करना है, यानी 180 डिग्री। कोण C बराबर 180 डिग्री और ये सब जोड़ करके माइनस कर दो, उधर 55 और 70 जोड़ दो तो हमारे पास कितना होगा भाई? 5 7 5 12 125 डिग्री। तो कोण C बराबर वही 55 डिग्री आएंगे, तो दोनों का 55 डिग्री आंसर, इसका भी 55 और इसका भी 55। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत प्यारे बच्चों। 36वां आपने सॉल्व कर लिया। 37वां प्रश्न है कि एक त्रिभुज के शीर्ष के नियामक क्रम से इतना इतना है तो त्रिभुज के केंद्रक का नियामक होगा। प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे पास x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये हमारे पास x3, ये y3 है। तो त्रिभुज के केंद्रक का नियामक, प्यारे बच्चों याद रखना, त्रिभुज के केंद्रक का नियामक या सूत्र कह सकते हो। तो त्रिभुज के केंद्रक का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों? याद रखना कि x1 प्लस में x2 प्लस में x3 और y3 कॉमा y1 प्लस में y2 प्लस में y3 ये होता है, ठीक है। ये मैंने कर दिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? x1 हमारे पास 5, अब प्लस में x2 हमारे पास है 3, अब प्लस में x3 हमारे पास कितना है? 4 और बट्टे में 3 कॉमा y1 हमारे पास है 0, अब प्लस में y2 हमारे पास है 2, अब प्लस में y3 हमारे पास 7 और बट्टे में 3, ठीक है। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। 5 3 8 8 4 12 और बटा में 3 कॉमा 7 अदू 9 बटा में 3, ये हमारे पास हो गए। 3 चौके 12 4 होगा, 3 3 9, ये 4,3 हमारे पास आंसर निकल करके आ गए। तो ये हुआ त्रिभुज के केंद्रक का सूत्र। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत प्यारे बच्चों, आपने समझा। आगे बढ़ते हैं। 38वां प्रश्न क्या कहता है? एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यदि छाया बिना देखे निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो? बड़ा सिंपल है बुआ जी। सबसे पहली बात है प्रायिकता में यहाँ पे लिखिए हल, हमने लिखा हल, ठीक है। अब देखिए बुआ जी ध्यान दीजिए, कह रहा 3 लाल, मतलब लाल गेंद कितना है? लाल है 3, और काली क्या गो है? काली नजर वाली, काले टोपी वाली, ये 5 है। कुल गेंद कितना है बुआ जी? कुल गेंद है 5 3 8। और याद रखिएगा
हमको देखो निकालना क्या है, गेंद अतिरिक्त छाया निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल है, तो गेंद लाल की प्रायिकता आपको ज्ञात करना है। तो याद रखना प्रायिकता और क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम क्या होता है, जो हमें निकालना है, और कुल परिणाम जो हमको कुल जोड़ करके रखे रहते हैं। तो अनुकूल परिणाम क्या होगा, जो हमें निकालना है, क्या निकालना है, लाल गेंद की प्रायिकता निकालनी है। तो लाल गेंद कै गो, तो लाल गेंद यहाँ पे देख सकते 3 गो, तो 3 ऊपर, और कुल गेंद कितना 8, तो 8 नीचे, 3/8 हमारे पास आंसर निकल करके आ जाएंगे। रगड़ दिया आपने, 38 को हमने सॉल्व कर दिया 3/8। आगे बढ़ते हैं बुआ जी, अगला प्रश्न 39 को देखिए। हेलो हेलो, सब ठीक है ना, हालो आलू भालो। चलिए, कहता है सिद्ध करे कि cos a बराबर 1 प्लस साइन ए आप प्लस इतना दूध तोड़ी के, बहुआ वाला क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का भी है, सब एनसीईआरटी का ही भाई, लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारे पास राइट हैंड साइड, हु बहु जो अधिकतर है ना वो एनसीईआरटी का, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें। चलिए बस इस दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो 1 प्लस में साइन ए इंटू कॉस ए, राइट। अब देखिए बुआ जी क्या करेंगे, इसका भाग देंगे इसमें, तो ये चला से ये चला कटेगा, तो कॉस है, कॉस से कॉस में गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए, प्लस में कॉस से कॉस कट जाएगा, तो 1 प्लस साइन है, ये 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन ए, इसका कर देंगे स्क्वायर, ठीक है, 2 सेक ए। चलिए कॉस स्क्वायर ए अब प्लस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 अब प्लस बी स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर ए अब प्लस 2 ए भी, तो 2 साइन ए हो जाएगा, राइट। हमने तोड़ दिया। अब बट्टा में हम क्या करेंगे भाई, कॉस से 1 में गुना करेंगे, गुना क्या करेंगे भाई, बुर्बक है का, साइन ए इंटू कॉस से रहने दीजिए, आपको यही तो लाना है, 2 सेक ए, वो आ गया समझो। देखिए कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर, 1 के बराबर, तो 1 ये दोनों किससे निकल जाएगा, 1 ये है, तो 1 1 2, अब प्लस में 2 साइन ए, क्लियर। अब बटा में 1 प्लस में साइन ए और इंटू में कॉस ए बराबर में 2 सेक ए। इसको एलसीएम 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस में साइन ए बटा में 1 प्लस में साइन ए और इधर कॉस ए। बुआ जी देखिए ध्यान से, ये कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, बराबर लाना 2 सेक, है ना, सेक ए, राइट। अब देखिए ध्यान से क्या करेंगे, 2 है और बट्टे में कॉस ए है, अगर 1 बटे कॉस ए रहता है तो क्या बोलते हैं, सेक ए बोलते हैं, है ना, और 2 बटे कॉस ए रहेगा तो क्या बोलेंगे, 2 सेक ए बोलेंगे, क्लियर। तो इन दोनों में क्या होगा, 2 सेक ए बराबर में 2 सेक ए, प्रूव, है ना, लो भैया प्रूव हो गई बा। 39 आपने सॉल्व कर लिया। आइए हम क्या करते हैं, 40वां प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। कितना देर हुआ रे भाई, 1 घंटा 13 मिनट, ये जल्दी हो जाएगा, चलो बहुत अच्छा। 40वां क्या कहता है, सिद्ध करे कि इतना इतना होगा, बड़ा सिंपल है भाई, आप इन दोनों में कॉमन ले लीजिए। इसमें कॉमन क्या नजर आएंगे, इसमें साइन कॉमन आएंगे, साइन थीटा कॉमन लेंगे तो जो कॉमन लेते उससे उसमें भाग देते हैं, साइन थीटा में भाग देंगे तो 1 आएगा, माइनस में साइन थीटा से इसमें 2 साइन क्यूब थीटा में भाग देंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा, क्योंकि एक को तो निकल गया, काट देंगे उसको ना। इसमें कॉस कॉमन होगा, कॉस थीटा, कॉस थीटा से इसमें भाग देंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और माइनस तो माइनस, कॉस थीटा से कॉस थीटा में भाग देंगे तो 1 बचेगा, ये हमारे पास आ गया। बुआ जी देखिए साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, सबको पता है टेन थीटा, हमको टेन थीटा तो प्रूव करना था, किसी भी प्रकार इसको गैप कर देना है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से हम क्या करते हैं, देखते जाइए क्या करते हैं, 1 तो 1 और माइनस, किसी एक को बदल, या तो नीचे या तो ऊपर, ऊपर वाले को बदल दो, 2 तो 2,
मतलब 2 तो 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या तो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। अब बट्टे में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1 तो 1, राइट। देखिए ध्यान से, टेन थीटा तो टेन थीटा रखेंगे। अब क्या करेंगे, एक में से, हाँ जो करना है कीजिए ना सर, एक है तो एक, माइनस 2 से 1 में गुना करेंगे तो माइनस के 2, माइनस माइनस में गुना करेंगे तो प्लस, 2 से इसमें गुना करेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएंगे, ठीक है। और बटा में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1, ठीक। टेन थीटा, ओके, टेन थीटा ये हो गया। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं सर, देखिए ध्यान से, है ना, एक में से 2 देखो भाई, 2 कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा पहले लिख लो, एक में से 2 जाएगा तो कितना होगा माइनस का 1, और बट्टे में वही सेम है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1, यही ना है। देखिए बुआ जी काट दीजिए, ई चला से ई चला कट गया, है ना, बराबर में टेन थीटा लाना था आपको सीध करके, है कि नहीं। तो आपने तो ले आया है ना, बोलो ले आया कि नहीं ले आया। देखो कट गया तो हमारे पास क्या आया, लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर टेन थीटा, प्रूफ, ठीक। आपने सॉल्व कर लिया। 40वां प्रश्न आपने बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया। अगला प्रश्न हम देखते हैं। 41 से दी गई सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक बड़ा सिंपल होता है, सबको पता होना चाहिए। इसमें देखो सबसे बड़ी बारंबारता कौन है सर जी बहुलक में, तो सबसे बड़ी बारंबारता जो है इसमें 61 नजर आ रहा है। जो सबसे बड़ी बारंबारता उसको F1 मानते हैं, F1 से पहले वाले को F0 मानते हैं, इसके बाद वाले को F2 मानते हैं। जो सबसे बड़ी बारंबारता उसी का हम क्या करते हैं वर्ग अंतराल लेते हैं। जो पहले दिया रहता है उसको L मानते हैं, यानी L बराबर 60 हो जाएगा। इन दोनों का जो अंतर होता है उसको हम क्या मानते हैं, तो इन दोनों का जो अंतर है उसको मान लेंगे H, यानी 20 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है उस पर हम पुट करेंगे। तो बहुलक बराबर क्या होता है भाई, L प्लस में F1 माइनस में F0 बटा में 2F1 माइनस में F0 और बट्टे में F2, है ना, और गुना में कितना होता है सर H, तो H लिख दीजिए। अब मान हम पुट करते हैं बुआ जी, देखिए ध्यान से, बहुलक ज्ञात कर रहे हैं ना। L की वैल्यू कितना है सर जी, L की वैल्यू 60, उसके बाद प्लस, देन उसके बाद क्या F1 कितना है सर, तो F1 हमारे पास F1 है ना, आइए F1 हमारे पास कितना है, F1 61, तो हम क्या करेंगे 61 रखेंगे, माइनस में F0 कितना है, F0 52, तो 52 रखेंगे, और बटा में 2F1 तो यानी 2 और गुने में 61 हो जाएगा, और माइनस में F0 कितना है 52 हो जाएगा, और माइनस में F2 हो जाएगा कितना 38 हो जाएंगे, और गुना में कितना हो जाएगा H हमारे पास कितना हो जाएगा, H हमारे पास H जो हो जाएंगे वो 20 हो जाएंगे, तो 20 लिख दो। बउआ जी देखिए ध्यान से, 60 तो 60 और प्लस में देखिए ध्यान से, 61 में से 52, 61 में से 52 घटाएंगे तो कितना होगा बउआ जी, है ना, 61 में से 52 घटाएंगे तो घटा दो ना, क्या दिक्कत है, 8 1 9 होगा, है ना, 60 दूना 120 यानी 122, है ना, माइनस के 52 38 जोड़ दो तो कितना होगा, 8 2 10 के 0, हासिल 1 5 3 8 1 9 90, है ना, और गुने में 20, ठीक, ये आ गया। अब यहां से इसको हम सॉल्व करते हैं बुआ जी, देखो ध्यान से, 60 प्लस में 9 और बटा में 122 में से 90, 90 यानी 10 32 हो जाएंगे इधर, 32 और गुने में 20, ठीक है, काट दो, 10 दूना 20 और 16 दूना 32 कट गया, तो 60 और प्लस में 9 दाही 90 और बटा में हो जाएगा 16, यही ना है भाई। और भी काट सकते थे इसको, और भी काटो ना, क्या दिक्कत है, ये 16 है ना, 5 दूना 10 और 8 दूना 16, यानी 60 प्लस में
कह सकते हैं कि 9 पचे 45 और बटा में 8 भाग दो 60 प्लस में 45 में 8 से भाग देंगे तो 8 पंचे 40 दशमलव 8 छक 48 2 8 दूना 16 4 8 पंचे 40 इतना आएगा 65.625। यही हमारे पास आंसर निकल करके आ जाएंगे। कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की हवट खुजली परेशानी नहीं ना प्यारे बच्चों, होना भी नहीं चाहिए। 41 आपने बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। अब क्या करते हैं बुआ जी, 42 सॉल्व करते हैं। 42 ये दिए गए आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों माध्य इसमें आपको ज्ञात करना है, तो माध्य आपको जैसे ये वर्ग अंतराल, ये बारंबारता, वर्ग अंतराल हो गया, बारंबारता हो गया, उसके बाद हम क्या निकालते हैं, है ना, वर्ग अंतराल बारंबारता, उसके बाद निकालते वर्ग चिन्ह, इसी में निकाल लो, उसके बाद निकालो वर्ग चिन्ह, है ना, यानी xi। तो हम निकालेंगे कैसे बुआ जी, आइए निकाल लेते हैं। क्या कर सकते हैं, निकालना तो पड़ेगा चाहे जैसे हो। देखिए बुआ जी कैसे निकालेंगे, देखते जाओ। हम क्या करते, वर्ग अंतराल दोनों को जोड़ के आधा कर देते, 10 और 0 को जोड़ दो, तो 10 और 0 को जोड़ देंगे तो 10 10 का आधा 5, 20 10 30 30 का आधा कितना हो जाएगा 15, मतलब 10 के अंतराल में, 30 से 20 50 50 का आधा 25, 15 के अंतराल में, है ना, 40 30 70 70 का आधा यही 35 दूना 70, 35 यानी 45 हो जाएगा। ये आ गया वर्ग अंतराल वर्ग चिन्ह। अब होता है वर्ग चिन्ह गुने बारंबारता, यानी fi इंटू xi, ठीक है, मतलब गुना करके आपको लिखना होगा, राइट। चलो निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे बुआ जी, देखो ध्यान से, सबको भिड़ा दो, 5 से वर्ग चिन्ह हो गया ना। अब गुना करेंगे, 5 से 5 में गुना करेंगे तो 25, पंडा दाही 150, है ना। अब उसके बाद 25 पंचे, 25 से 25 में गुना करेंगे 625, 25 पंचे कितना होगा भाई 35 पंचे, है ना, 5 25 के 5 हासिल गया 2 5 15 2 17 175, और 45 से 11 में तो 5 5 4 हमारे पास 9 4 कम 4 इतना हो गया। प्यारे बच्चों अब क्या करना, माध्य बराबर क्या होता है ना, सिग्मा fi इंटू xi बट्टे में सिग्मा fi, मतलब इन सभी को जोड़ दो, जोड़ करके लिख दो, और फिर इन सभी को जोड़ दो, जो भी आता है इसमें इतना से भाग दे दो, ठीक है। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा, मैं देख लेता हूँ कितना है, मैं जोड़ के रखा था ना, फोकट का मतलब टाइम पास करने से फ़ायदा नहीं है ना। तो मेरे 1470 है भाई, जोड़ेंगे तो 1470 है, और इसको बारंबारता को जोड़ने पर कितना है भाई 56 है, तो 56 बस। अब भाग दे दो। माध्य बराबर क्या होता है भाई, माध्य बराबर सिग्मा fi इंटू xi बट्टे में सिग्मा fi, बारंबारता को बोलते हैं fi, ठीक है। तो आइए 1470 बट्टा में रख देते हैं कितना 56, 56 से इसमें भाग दे दो सभी बच्चे, 56 से भाग दोगे तो ये आएगा कितना है भाई 3.75 है, 3.75 है या 3.45 7.5, ठीक है। देखो भाई टाइम बर्बाद न हो इसके लिए जो है ना पहले से इसको कैलकुलेशन करके रख देते हैं, ठीक है। जहाँ पे कैलकुलेशन की जरूरत होती है आप लोग कर लेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन जो होता है वो आसान होता है, सिंपल होता है ना, आपको आना चाहिए। ये आपने सॉल्व कर लिया 42 तक। अब हम क्या करते हैं बुआ जी, अगला प्रश्न को हम देखें, क्या देखते हैं। 43वां क्या कहता है, एक तार वृत्त के रूप में है जिसकी त्रिज्या 84 सेंटीमीटर है, उस वर्ग की भुजा ज्ञात करें जो तार को मोड़कर बनाया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है बुआ जी, देखिए ध्यान से, एक वृत्त का के रूप में जिसकी त्रिज्या 84 सेंटीमीटर, मतलब एक वृत्त है और इसकी त्रिज्या 84 है कि नहीं, तो भाई इसकी है ना ये है, तो मेरे भाई देखो इसी को मोड़ करके एक क्या बना दिया है वर्ग, तो वर्ग की परिमिति मतलब वर्ग की आपको एक कह रहे भुजा ज्ञात करें। तो सबसे पहले ये जो वृत्त है, तो वृत्त की हम क्या ज्ञात करेंगे, परिधि ज्ञात करेंगे, क्योंकि भाई यही ना यही तार होता है, उपतार कह रहा था मतलब ऊपर वाला, परिधि है ना एक प्रकार, परिधि को ही जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं आप। इस परिधि को वर्ग बना दीजिए या आयत बना दीजिए, घराम बना दीजिए, जो करना है करो, इसी को ना तार को मोड़ मार के बनाते हैं, तो परिधि हुआ, है ना। तो वृत्त की परिधि भाई
वृत्त की परिधि, मतलब वृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग की परिधि, यानी वर्ग की परिमिति, इस बात को ध्यान रखना। तो वृत्त की परिधि क्या होता है भाई, 2πr होता है। 2 गुने पाई का मान 22/7 और गुने में r की जगह पे 84। भाई 12 सत्ते 84 होती है ना, तो 22 दूना 44 और गुने में 12, गुना कर दो ना सर, क्या करेंगे, गुना कर देते हैं। 12 चौक 48 के 8 हासिल 4, 12 चौक 48 4 52, 528 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है। 528 सेंटीमीटर ये हो गया प्यारे बच्चों। अब यहां से हम क्या करते हैं, अब यहां से हम क्या करते हैं बुआ जी, 528 सेंटीमीटर हो गया ना। अब यहां से करने का तरीका ये है बुआ जी, देखिए ध्यान से करने का तरीका, ये 588 सेंटीमीटर है, अच्छी बात है। अब जो वृत्त की परिधि है वो वर्ग के परिधि के बराबर होगा, यानी वर्ग की परिधि, परिधि परिधि बराबर कितना हो जाएगा, 528। वर्ग की परिधि क्या होता है, 4 गुने में भुजा बराबर 528। तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा बुआ जी, भुजा खाओ ना जाकर के वहां पे, 4 गुना में तो बट्टा में काट लीजिए, 4 एकम 4 हासिल लेंगे, 4 3 12 4 दूना 132। तो भुजा बराबर हो जाएंगे 132, यूनिट की सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। ये आपने सॉल्व कर लिया प्रश्न क्रमांक 43 को, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत प्यारे बच्चों, आपने बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 44वां प्रश्न, आलेख विधि से यानी ग्राफीय विधि से हल करें। आपको ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है, एकदम कोई दिक्कत नहीं बुआ जी, कैसे सॉल्व करेंगे देखते जाओ। सबसे पहली बात है, कम से कम मिनिमम 2 कोऑर्डिनेट आपको ज्ञात करना है, मैक्सिमम जितना चाहे उतना ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो आइए हम ज्ञात कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, देखिए बुआ जी। अरे बाप रे बाप, माथा उधर दर्द कर रहा है बुआ रे। ओके चलिए क्या करते हैं बुआ जी, चलिए जो करना है कर लीजिए बुआ, देखिए ध्यान से। ये हमारे पास है ना, अच्छी बात है, देखो ध्यान से। रही बात जो करना है करो भाई, इतना इतना तथा इतना इतना है, तो ये हमारे पास हो गए हैं। चलिए अच्छा क्या कर सकते हैं यहाँ पे, करो ना भाई। 4x तो 4x बराबर, ये 20 है तो 20, माइनस 5y इधर कर दो, प्लस का 5y हो जाएगा। समीकरण 1 रख दो, इसको भी मान सकते, क्या दिक्कत है। 3x बराबर में 15, प्लस का 5 इधर है तो माइनस का 5y हो जाएगा। इसको मान लो समीकरण 2, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, क्योंकि इधर 5 का है, भटक रहा है, 5 कहीं और से भटक रहा है, 15 ही है, ठीक है। अब एक मान रखोगे दूसरा मान आ जाएंगे, देखो x और y। प्यारे बच्चे सोचो, एनालिसिस करो कि अगर y का मान हम 0 रख देते हैं, y का मान 0, तो इसका कहानी 0 से 5 से कहानी खत्म, तो 4x बराबर 20 होगा, तो 4 पंचे 20 यानी x का मान 5 आ जाएगा। यदि सोचो कि x का मान अगर हम 0 रखते हैं, ठीक है, तो इसका कहानी खत्म है कि नहीं। तो ये प्लस का 20 है, पक्षांतर के इधर तो माइनस का 20 हो जाएगा, माइनस के 20 को काटेंगे 5 से तो 5 चौका 20 यानी माइनस का 4 आएगा, क्या आएगा, माइनस के 4 आएगा, ठीक है। इसका आ गया। अब देखो ये सब रख करके निकाल सकते हो, ये सब खुद के मन से हम निकाल रहे हैं, क्योंकि भाई इतना है थिंकिंग यानी सोच। y का मान लो कि 0 रख दे, इसका कहानी खत्म, तो 3 पचे 15 5 आ जाएगा। उसी तरीके से x का मान अगर 0 रख दे, इसका कहानी खत्म, प्लस का 15 है, पक्षांतर माइनस के 15, तो माइनस 15 बराबर -5, माइनस माइनस कैंसिल, तो 5 3 15 3 हो जाएगा। लो अब प्यारे बच्चों जब इसका आंसर निकालोगे तो दोनों जगह देखो क्या सेम है, x का मान 5 y का मान 0, x का मान 5 y का मान 0, मतलब इसका आंसर जो आएगा ना वो 0,5 पे कटेंगे, है ना। और x की वैल्यू हमारे पास 5 और y की वैल्यू 0, यही आंसर निकल करके आ जाएंगे। देखना ध्यान से, जहां पे कटता है वही हमारे पास आंसर होता है। ग्राफ कैसे सॉल्व करें बाई पंकज सर सर्च करोगे तो हमारे यूट्यूब पे मिल जाएंगे बन करके, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए ये आपने समझ लिया, आगे बढ़ते हैं बुआ जी। हेलो हेलो,
आगे बढ़ते हैं। 44वां आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है, अच्छी बात है। अब क्या करेंगे बुआ जी, अगला प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, एक तो हमारे पास ये दिया गया है, एक हमारे पास अथवा में दिया गया है ना। चलो हम क्यों ना अथवा वाला ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक मीनार पर 10 मीटर ऊंचा झंडा खड़ा है। भाई मान लो कि एक ये मीनार है, क्या है, एक ये मीनार है। इस मीनार पर क्या 10 मीटर ऊंचा झंडा खड़ा है, क्या झंडा है ना, 10 मीटर ऊंचा झंडा खड़ा है, ठीक है। जमीन पर स्थित, तो जमीन यहां से मिला दो, जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पाद, तो झंडा के पाद कौन हो गया, ये झंडा है, झंडा के पाद मतलब ये नीचे वाला बिंदु, तो झंडे के पाद और शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 30-60 डिग्री है ना। तो झंडे के पाद का है हमारे पास उन्नयन कोण 30 डिग्री, ठीक है। और शीर्ष झंडा का ये है, तो शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है हमारे पास 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री है, ओके। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ये मीनार की ऊंचाई ज्ञात करके बतानी, बड़ा सिंपल, एकदम सिंपल है बुआ जी। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। आप लिख सकते कि माना मीनार की ऊंचाई BC है एवं CD भूमि का स्तर है और AB हमारे पास झंडा है जो कि 10 मीटर है। उसके बाद चल जाना किसी भी त्रिभुज में। आइए सबसे पहले चलते, बड़ी त्रिभुज में चलिए, छोटी वाला में चल जाते हैं, त्रिभुज BCD में। चलो त्रिभुज BCD में हम चलते हैं, ठीक है। तो BCD में हम चलेंगे तो थीटा हमारे पास कितना है 30 डिग्री BCD में, यानी ये मीनार है, ये है CD आधार। तो P/B किस में होता है भाई, tan में होता है, तो हम लिखेंगे tan थीटा की जगह पे 30 डिग्री बराबर P/B मतलब BC, P/B मतलब BC बट्टा में CD, ठीक है। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 बराबर BC बट्टे में CD, है कि नहीं। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं बुआ जी, देखिए ध्यान से, CD से 1 में गुना करेंगे तो हमारे पास CD हो जाएगा बराबर में BC से √3 में गुना करेंगे तो देखो CD से गुना करेंगे तो CD हो जाएंगे, BC से, हाँ ठीक है, तो BC √3 हो जाएंगे। इसको समीकरण 1 मान के चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब बड़े त्रिभुज में, यानी त्रिभुज ACD में, है ना, ACD में, त्रिभुज ACD में हम चलेंगे, ACD में, है ना। तो आइए त्रिभुज ACD में चलते हैं, तो कैसे चलेंगे भाई, ये P है, ये B है, तो P हमारे पास 10 प्लस में BC हो जाएगा, तो tan थीटा के जगह पे 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का क्या होता है भाई, मतलब वही P/B, तो मतलब हो जाएगा 10 अब प्लस में BC रख दो और बटा में CD। tan 60 डिग्री का मान √3 बराबर में 10 प्लस में BC बटे में CD, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, अच्छी बात है। अब यहां से क्या कर, आपको निकालना क्या है, BC का मान निकालना है, इस बात को ध्यान रखना। तो CD और √3 है, तो CD इधर जाने दीजिए, अब बराबर में 10 और प्लस में BC है, तो BC √3 नीचे आने दीजिए, ये अदलन बदलन कर लिया। अब CD का मान यहाँ पे रख दीजिए, बात खत्म, निकल जाएगी हमारे पास, है ना, हमारे पास आंसर आ जाएगा ना। CD का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, हमारे पास आ जाएंगे। तो आइए हम लिखते हैं बुआ जी यहाँ पे CD का मान समीकरण 1 में, CD का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो आइए रखते हैं CD का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो 1 हमारे पास ये है, CD के जगह पे हम कितना रखेंगे सर जी, ये मान रख देंगे, तो आइए रखते हैं 10 अब प्लस में BC अब बट्टे में √3, है ना। और उसके बाद क्या करेंगे, बराबर में CD है, तो ठीक है, CD की जगह पे ये रख दिए, बराबर में BC √3, तो BC √3, इसके नीचे एक छिपा रहता है, R पर गुना कर लीजिए, 10 प्लस में BC बराबर में 9 BC, है ना। देखिए बुआ जी ये BC है ना, 10 तो 10 और बराबर में क्या करेंगे
9 BC कैसे होगा रे बुआ जी, देखो ध्यान से, √3 से √3 में गुना करेंगे तो 3 होगा, 3 BC हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे भाई, 3 BC है ना, प्लस का है, पक्षांतर के तो माइनस के BC, और बराबर में 10 है तो 10 कर दो। ठीक है, ये मैंने कर दिया। आपको यहाँ पे समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कंफ्यूज नहीं ना हुए रबुआ? देखो आप ऐसे कर लो कि BC तो BC प्लस का इधर है तो माइनस के 3 BC हो जाएंगे, और बराबर प्लस का 10 इधर माइनस के 10। ठीक है, घटाएंगे तो माइनस के 2 BC और बराबर माइनस के 10, माइनस माइनस कैंसिल, 2 पंचे 10। ठीक है, तो BC का मान कितना आ जाएगा, 5। यही हमारे पास आंसर आएगा। मीनार की ऊंचाई हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 मीटर, 5 मीटर। राइट, 45 आपने सॉल्व कर लिया। प्यारे बच्चों, बाकी के जो भी क्वेश्चन सब हैं, है ना, ये सब आपको कंस्ट्रक्शन वाला है, मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कंस्ट्रक्शन एक दिन बना करके आपको दे देंगे। तो प्यारे बच्चों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू। जितना ज़्यादा हो सके प्यारे बच्चों दोस्तों को जोड़िए, है ना, आप जोड़ते हैं तो अच्छा लगता है ना। अगर जैसे कि आपको पढ़ाई अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि हाँ भाई यहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है ना। मिलेंगे अगली वीडियो में प्यारे बच्चों, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद, जय भारत। ओके, लव यू। हेलो।